हेलो स्टूडेंट, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के गद्य विधा का अंतिम पाठ एक तोता और एक मैना के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ एक तोता और एक मैना। पहला प्रश्न, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? इसका उत्तर होगा, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा न था। वे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए श्री निकेतन चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब कुत्ता रविंद्रनाथ के स्पर्श को आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। और रविंद्रनाथ की मृत्यु पर उनकी चिता भस्म के कलश के सामने वह चुपचाप बैठा रहा तथा अन्य आश्रम वासियों के साथ में गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। अगला प्रश्न, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाए जब रविंद्रनाथ के कहने पर लेखक ने मैना को ध्यानपूर्वक देखा। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ आपको उन बारे में बताना है जहां पर लेखक के कलात्मकता का वर्णन होता हो या वह अपने भावों को, अपने विचारों को किस सौंदर्यकरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे चार वाक्य आपको छांटकर लिखने हैं। पहला वाक्य होगा, प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। दूसरा है, इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यह सोच रहा हूं। तीसरा वाक्य है, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। अंतिम वाक्य है इसमें, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर, मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। इसका आशय होगा कि कवि कहते हैं, गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य
मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं ये रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। एक घटना का वर्णन करना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से किसी अन्य घटना के बारे में भी लिख सकते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। वह अपने बैलों से बच्चों की तरह स्नेह करता था, प्रेम करता था। एक बार एक बैल बीमार हो गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। इस वजह से किसान ने भी खाना पीना छोड़ दिया। किसान का प्यार देखकर बैल की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करता है और उनसे घर के सदस्य की भांति प्रेम करता है, और पशु ऐसे स्वामी के लिए जी जान देने को भी तैयार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तो ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य छांटिए। इसका आपको सॉल्यूशन करने से पहले कहते कि सह अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया उसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सकर्मक यानी कि जिसके साथ में कर्म हो वो होगा सकर्मक, और अकर्मक जिसके साथ में कर्म न हो वो हो गया अकर्मक। इसे आप इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि जिस वाक्य में जहां ऑब्जेक्ट होगा वो सकर्मक होगा और जहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां अकर्मक होगा। जैसे उदाहरण में समझाए कि शीला पढ़ती है तो ये होगा अकर्मक क्रिया, और शीला पुस्तक पढ़ती है तो क्या पढ़ रही है, पुस्तक, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। अब हमें पाठ में से 4 वाक्य सकर्मक और अकर्मक के छांट के लिखने हैं। पहला वाक्य सकर्मक क्रिया का। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। तो यहाँ क्रिया तो हो गई रहने लगा हूँ, और सब्जेक्ट हो गया इसमें मैं, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, नए मकान में। अगर ये न हो तो इसके बिना वाक्य अधूरा अधूरा लगता है। अगर ये नए मकान शब्द नहीं होता तो मैं 3-4 वर्ष से रहने लगा हूँ, क्या रहने लगा हूँ, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये वाक्य में मुख्य रोल अदा कर रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगला वाक्य है, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया कुत्ता, तो जहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो वहां हो गया सकर्मक क्रिया, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है, गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो यहाँ भी उसकी पीठ हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सकर्मक क्रिया। अगला है, देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये भी सकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के रूप में इनके चेहरे पर आया है। अब आते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ। जहां पर हमें ऑब्जेक्ट का एहसास नहीं हो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अधिकांश लोग बाहर चले गए, तो अधिकांश लोग कहाँ चले गए, बाहर अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं बनाता, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई। उसी प्रकार गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे और गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। तो ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। जैसे आपको क्रिया भेद अभी समझाया है उसी को ध्यान में रखते हुए इन वाक्यों का आप क्रिया भेद पता कीजिए। पहला वाक्य है, मीना कहानी सुनाती है। तो यहाँ पर होगी क्रिया
सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर मीना क्या सुनाती है, कहानी सुनाती है। ये हमें सकर्मक क्रिया के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है अभिनव सो रहा है, यहाँ हो गई अकर्मक क्रिया। और गाय घास खाती है, यहाँ भी हो गया सकर्मक क्रिया। गाय क्या खाती है, घास खाती है। ऑब्जेक्ट साथ में है तो हो गया सकर्मक क्रिया। अगला है मोहन ने भाई को गेंद दी, तो मोहन ने भाई को क्या दिया, गेंद दिया। ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के आते ही ये सकर्मक क्रिया हो गई। उसी तरह से लड़कियां रोने लगी, तो ये भी अपने आप में स्वयं पूर्ण वाक्य हो गया, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय असमय, अवस्था अनावस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उसमें अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं। पहले पढ़ते हैं अ उपसर्ग वाले शब्द। रोग्य, अ उपसर्ग लगाकर बना आरोग्य। हेतुक का अहेतुक, स्थान का अस्थान, संभव असंभव और परिसीम का अपरिसीम। आगे हैं अन उपसर्ग वाले शब्द, तो यहाँ पर शब्द के आगे हमें अन उपसर्ग लगाने हैं। उपस्थित, अनुपस्थित, आत्म, अनात्म, एक, अनेक, जान, अनजान और उत्तर के आगे अनउत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न, गुरुदेव को श्री निकेतन के पुराने आवास में ले जाने में परेशानी क्यों हो रही थी? गुरुदेव को श्री निकेतन के पुराने आवास में ले जाने में इसलिए परेशानी हो रही थी क्योंकि गुरुदेव वृद्ध थे और उनका शरीर कमजोर हो चुका था तथा उन्होंने तीसरी मंजिल पर अपना आवास बनाने का निर्णय लिया था। लोहे की चक्करदार सीढ़ियों से उन्हें ले जाना आसान नहीं था और गुरुदेव अपने आप चल फिर भी नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुदेव कैसे दर्शनार्थियों से डरते थे और क्यों? गुरुदेव उन दर्शनार्थियों से डरते थे जो समय, असमय, स्थान आदि का ध्यान रखे बिना गुरुदेव से मिलने आ जाते थे और देर तक वह गुरुदेव से बातें किया करते थे। उनकी इस धृष्टता से गुरुदेव को कितनी परेशानी होती थी, इसकी उन्हें चिंता नहीं रहती थी। अगला प्रश्न, गुरुदेव को शांति निकेतन की तुलना में श्री निकेतन किस तरह सुविधाजनक लगा? गुरुदेव को शांति निकेतन की अपेक्षा श्री निकेतन कई तरह से सुविधाजनक लगा। जैसे श्री निकेतन का वातावरण अधिक शांतिमय था। श्री निकेतन में गुरुदेव से मिलने वालों की भीड़ नहीं होती थी और श्री निकेतन में वे अकेले ही रहते थे। यहाँ पर उन्हें अधिक सुखानुभूति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुदेव द्वारा लिखी कविता पढ़कर लेखक के सामने कौन सी घटना साकार हो उठती है? गुरुदेव द्वारा लिखी कविता पढ़कर लेखक के सामने श्री निकेतन के 3 तल्ले वाली वह घटना साकार हो उठती है जब स्वामी भक्त कुत्ता गुरुदेव को खोजते खोजते 2 मील चलकर आ गया और गुरुदेव के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव द्वारा उसकी पीठ पर हाथ फेरते ही उसका रोम रोम स्नेह रस से आनंदित हो उठा। अगला प्रश्न, गुरुदेव पशु पक्षियों से भी लगाव रखते थे। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गुरुदेव पशु पक्षियों से भी लगाव रखते थे। यह बात 2 उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है।
गुरुदेव का स्वामी भक्त कुत्ता उनका सानिध्य पाने के लिए सदैव आतुर रहता था। गुरुदेव भी उस पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे आनंदमय कर देते थे और गुरुदेव ने दल से अलग होकर चल रही मैना को देखकर उसकी करुण स्थिति के बारे में अनुमान कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुदेव प्रकृति से निकटता रखते हुए उससे असीम प्रेम करते थे। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। गुरुदेव प्रकृति के निकट रहकर उससे असीम प्रेम करते थे। यह इस बात से पता चलता है कि लेखक जब गुरुदेव से मिलने गया तो वे कुर्सी पर बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान मग्न होकर आनंदित हो रहे थे। बगीचे में सवेरे सवेरे टहलते हुए वे एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देख रहे थे। यह उनके प्रकृति प्रेम का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न। मैना के चेहरे पर करुण भाव को देखकर लेखक ने क्या अनुमान लगाया? गुरुदेव की बात पर विचार करके लेखक ने मैना के चेहरे के करुण भाव को देखकर यह अनुमान लगाया कि शायद यह विदुर मैना है जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में घायल होकर परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल आक्रमण के समय पति को खोकर ईषद चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। अगला प्रश्न। लेखक ने किस आधार पर ऐसा कहा है कि मैना दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है? लेखक 3-4 साल से ऐसे नए मकान में रहने लगा है जिसकी दीवारों में सुराख छोड़ दिया गया है। इसी मकान में एक मैना दंपत्ति प्रति वर्ष घोंसला बना लिया करता था। वे तिनके और चिथड़े लाकर जमा करते और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर देते। उन्हें मकान में रहने वालों की कोई परवाह नहीं। यदि नर मैना कोई कागज का टुकड़ा लाते तो मादा और नर दोनों नाच गाना और आनंद से सारा मकान मुखरित कर देते। मैना के ऐसे स्वभाव को देखकर ही लेखक ने कहा है कि मैना दूसरों पर अनुकंपा दिखाया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करुण भाव वाली मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने जो कविता लिखी थी उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। गुरुदेव द्वारा लिखी कविता का सार इस प्रकार है। गुरुदेव ने अपने बगीचे में तैमल के पेड़ के नीचे एक अकेली मैना देखी जो कि लंगड़ा कर चल रही थी। इसके बाद गुरुदेव ने देखा कि वह मैना रोज सवेरे साथियों से अलग होकर कीड़ों का शिकार करती है, बरामदे में चढ़ जाती है, नाच नाच कर चहलकदमी करती है। गुरुदेव सोचते हैं कि समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। कुछ ही दूरी पर बाकी मैनाएं बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद कर रही है, पर इसके जीवन में न जाने कहां गांठ पड़ी है। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी नहीं है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। लेखक को कौवों के संबंध में किस नए तथ्य का ज्ञान हुआ और कैसे? एक दिन गुरुदेव सवेरे सवेरे बगीचे में टहल रहे थे। लेखक भी एक अध्यापक महोदय को लेकर उनके साथ हो लिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए टहल रहे थे। तभी गुरुदेव ने पूछा कि आश्रम के कौवे कहीं चले गए हैं क्या? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। लेखक अब तक कौवों को सर्वव्यापी पक्षी समझता था, पर उस दिन पता चला कि कौवे भी प्रवास पर चले जाते हैं। आखिर सप्ताह भर बाद ही आश्रम में बहुत से कौवे दिखाई दिए। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल
लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।